हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर 4 से केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो हमने स्टडी किया था कि एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, कि वो एटम और एटम किस फोर्स के कारण कंबाइन होते हैं, उनके बीच में क्या फोर्सेस होते हैं, वो क्या बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो कंबाइन होकर के हम मॉलिक्यूल देते हैं, और जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, उसको हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहेंगे। आज के चैप्टर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि क्या जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं उनके बीच की बॉन्डिंग क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स है। केमिकल बॉन्ड क्या एक फोर्स है दैट होल्ड द डिफरेंट एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, द फोर्स दैट होल्ड द डिफरेंट एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, दे मे बी ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन एटम से एटम और एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो एटम कंबाइन हो रहे हैं उनको किस फोर्स ने होल्ड कर रखा है उसको हम क्या कहते हैं? उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, लुईस अप्रोच क्या थी केमिकल बॉन्डिंग की? अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने को किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, लुईस आए थे, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था। दो साइंटिस्ट थे, लुईस और कोसल। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट एंड दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा था उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक रूल डिफाइन किया जिसको हम ऑक्टेट रूल या ड्यूप्लेट रूल कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हर एटम जो केमिकल बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा किस वजह से पार्टिसिपेट करेगा कि वो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। अब ऑक्टेट और ड्यूप्लेट क्या होता है? ऑक्टेट क्या होता है? हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट और वैलेंस शेल, कि आउटरमोस्ट और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने को हम ऑक्टेट कहते हैं। ड्यूप्लेट क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल के अंदर, ड्यूप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। ठीक है, एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। उसने क्या कहा था कि हर एटम जो ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि उसको जब उस एटम का ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पर हम वर्क करेंगे आगे। सबसे पहले है लुईस सिंबल। ठीक है, लुईस सिंबल क्या है? द सिंबल इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शोन एज डॉट सराउंडिंग द सिंबल ऑफ द एटम और आयन। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि उन्होंने क्या किया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसको क्या कर दिया कि जिस एक एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया? डॉट से रिप्रेजेंट किया। उस एटम के सिंबल के ऊपर उस डॉट लगा दिए साथ में, और वो डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम के पास कितने होता है? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम 2 फर्स्ट सेल में, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, ऐसे करते हैं हम फर्दर 32 एंड 32। ठीक है, तो सबसे टोटल हमारे पास 10 थे, तो फर्स्ट में 2 आ जाएंगे, सेकंड में 8, कितने बच गए? 10, और एक 1 बच गया 11। तो 1 क्या हो गया? आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम के पास कितने हैं? ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड डॉट से जो रिप्रेजेंट किया गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली क्लोरीन के पास हमें पता 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो कैसे 2, 8, 7। तो इस क्लोरीन के सिंबल के साथ हमने 7 जो है डॉट्स लगा दिए, 7 डॉट फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 एंड 5, और नाइट्रोजन के साथ हम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 5 डॉट्स रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी कहते हैं और लुईस सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प इन कैलकुलेटिंग द वैलेंसी और वैलेंस ऑफ द एलिमेंट विच इज कॉल्ड ग्रुप वैलेंसी और ग्रुप टू विच पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स। ठीक है, जो लुईस डॉट सिंबल है हमने रिप्रेजेंट किया है, उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उससे हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ग्रुप वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। ग्रुप वैलेंसी क्या है, उस पूरे ग्रुप की वैलेंसी जिसके अंदर वो पर्टिकुलर जो हमारा एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। जैसे कि हमने नाइट्रोजन की बात की, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, अप टू 4, 1 2 3 4, तब तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। यानी 1, अगर 1 है तो वैलेंसी 1, ग्रुप वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। 2 है तो ग्रुप वैलेंसी 2 हो जाएगी। 3 है तो ग्रुप वैलेंसी 3 हो जाएगी। 4 है तो ग्रुप वैलेंसी 4 हो जाएगी। अगर 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर 5 है, तो ग्रुप वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इज इक्वल टू 3, यानी 3 जो है ग्रुप वैलेंसी है। ठीक है, ग्रुप वैलेंसी नंबर ऑफ डॉट्स इन द लुईस सिंबल, या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स फॉर नंबर ऑफ डॉट्स ग्रेटर देन 4। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू 4। जैसे कार्बन है, इसके पास 4 है तो ग्रुप वैलेंसी 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन के पास 5 है तो ग्रुप वैलेंसी 3 हो जाएगी। अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो उसके पास 7 होते हैं, तो 8 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगी, जो है ग्रुप वैलेंसी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल कॉम्बिनेशन का मोड क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एटम्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दिस कैन बी अचीव्ड इन द फॉलोइंग वेज। जो एटम्स जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। वो ऑक्टेट अपना किस किस मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं, उसके पास 2 मेथड होते हैं, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मीन्स कि ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम है। और उस ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवोलेंट। और इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है एटम का फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इलेक्ट्रॉन का कितना भी ट्रांसफर हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और सेकंड क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग भी 2 तरीके से हो सकती है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग और बाय शेयरिंग फ्रॉम वन साइड। बाय म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर क्या होता है, अब इसके नेम से ही क्लियर है, म्यूचुअल मींस एक जैसी, जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है उतनी इलेक्ट्रॉन क्या देगा, दूसरा एटम देगा। कंबाइनिंग एटम म्यूचुअली शेयर इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, द एटम्स फॉर्म द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग से होता है बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और शेयरिंग फ्रॉम वन साइड से, यानी ओनली वन एटम कॉन्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और शेयर दोनों करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम का और शेयर क्या करेंगे, दोनों करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर था जो वो दोनों का रहेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, या फिर 2 इधर से 2 इधर से, और शेयर क्या करेंगे, उसको दोनों करेंगे। दिस बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड कहते हैं। तो हम बॉन्ड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन। ये फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कहा है, अपोजिटिवली चार्ज आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब वो पॉजिटिवली चार्ज कैसे बने, क्योंकि क्या हुआ, जब ट्रांसफर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में होता है। जो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों के पास क्या हो गया, अपोजिट चार्ज हो गया। तो अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। NaCl फॉर्मेशन। NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। कैसे बनता है, इसके अंदर सोडियम क्या है, सोडियम के पास हमने अभी स्टडी किया था 281 है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या आ जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका।
तो Na पॉजिटिव बन गया। सिमिलरली क्लोराइड के पास क्या है 7 है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो लॉस हुआ था यहाँ पर गेन हो जाएगा और यहाँ पर क्लोराइड बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो 8 हो गए, तो ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिमिलरली क्या हुआ, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना था, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आ गया, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड। ये क्या बन गया हमारा, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो आता है आयनिक कंपाउंड की डिटेल में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम आइदर लॉस और गेन इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी हमने कहा स्टडी किया जैसे NaCl का, इसके अंदर क्या हुआ, जो 1 इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास एक्स्ट्रा था, और क्लोराइड ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी कह देंगे। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम आइदर लॉस और गेन इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे NaCl के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ है, तो वहां इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फॉर कैटायन के लिए, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी पॉजिटिव रहेगी, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी नेगेटिव रहेगी। नेक्स्ट आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमने स्टडी की थी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी थी। तो लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब कैटायन के अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का ही लूज करना है, तो वहां पर क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी ज्यादा लोअर होगी आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी ज्यादा कम एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उतनी क्या होगा, इजियर होगा कैटायन का फॉर्मेशन। और जितना ज्यादा कैटायन का फॉर्मेशन इजियर होगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड भी इजी बन जाएगा। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स नॉर्मली फॉर्म कैटायन बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। हमने स्टडी किया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पास आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है क्योंकि उनका साइज ग्रेटर होता है। सेकंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं चेंज इन एनर्जी विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम। यानी कि जब हम एक गैसेस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस टाइम जो एनर्जी चेंज होती है उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ग्रेटर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एन आयन। हमने क्या कहा था कि जो व्हीलिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ही मीन्स क्या, वो इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और इतनी जल्दी क्या हो जाएगा, एनायन फॉर्म हो जाएगा। और जितनी जल्दी एनायन फॉर्म हो जाएगा उतनी जल्दी ही आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। Halogens have maximum tendency to form anion because they have very high negative electron gain enthalpy. Halogens की क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और इसलिए वो क्या करते हैं, इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि लैटिस एनर्जी क्या है। यहाँ पर ये लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। यानी कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्लोज आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनको आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होगा। 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी हम उसको लैटिस एनर्जी कहेंगे। ग्रेटर द लैटिस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी फाइन। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही स्टेबल क्या होगा, हमारा आयनिक कंपाउंड होगा और उतने स्टेबल आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर इज साइज ऑफ आयन। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक बॉन्ड। यानी कि स्मॉलर साइज होगा, जितना स्मॉल साइज होगा आयन का उतनी कम क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। जितनी कम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी आयनिक बॉन्ड की। चार्ज ऑफ द आयन, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयन, हायर विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी और उतने ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी आयनिक बॉन्ड की।
नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फिजिकल स्टेट हो गई। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड्स क्या है? हार्ड सॉलिड्स हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड आर वेरी वेरी हाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या होगा? हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। और इसका मतलब क्या होगा कि उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन। ठीक है, आयनिक कंपाउंड कहते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की एक्वस और मोल्टन स्टेट में, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयन क्या होती है? जब एक्वस और मोल्टन स्टेट में क्या होता है? आयन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, वाटर के अंदर और मोल्टन स्टेट में वो क्या करते हैं? आयंस जो है वो कंपाउंड के अंदर इजीली मूव करते हैं। जब आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो आयंस वो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी कैरी कर पाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक वन प्लेस टू सेकंड प्लेस जो मूव करवाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? कंडक्ट हो गई इलेक्ट्रिसिटी, तो आयनिक कंपाउंड क्या हो गए? कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के in aqueous state or molten state, but when they in solid state ions have no movement. ठीक है, ions have fixed position, they have no movement, they are not free to move from one place to another place, so they are poor conductor of electricity in solid state. Fourth point is the solubility. Ionic compound dissolve in polar solvent like water but insoluble in inorganic solvent like benzene. ठीक है, हम स्टडी करते हैं एक लॉ solubility का, like dissolve like इसका मीन है कि जो पोलर होते हैं वो पोलर को डिसॉल्व करते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं नॉन पोलर को डिसॉल्व करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं पोलर होते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे जैसे कि वाटर, बट नॉन पोलर के अंदर क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे लाइक बेंजीन। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन ये सब क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं और इनके अंदर जो पोलर सॉल्वेंट सोल्यूट होगा वो क्या रहेगा? इनसॉल्युबल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।